हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, मैं हूं सुरेश प्रजापति और आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 8 के अध्याय नंबर 13 जिसका नाम है ध्वनि। अब ध्वनि नाम सुनते ही आपके मस्तिष्क में या दिमाग में आता होगा कि भी ध्वनि क्या होती है। तो बच्चों, हम हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की विभिन्न प्रकार की आवाज़ें सुनते हैं, जैसे पक्षियों की आवाज़ें हैं, गाड़ी मोटरों की आवाज़ें हैं। और अपन बात करें कि विद्यालय के अंदर अपना कौन सा क्लास चल रहा है, कौन सा क्लास ख़त्म हो गया, कब स्कूल लग रही है, कब अपना लंच टाइम हो रहा है, तो इसका मालूम हमें किससे चलता है अभी? जब स्कूल की घंटी बजती है। और जब स्कूल की घंटी की आवाज़ हमारे कानों में सुनती है तो हमें पता चलता है कि भी ये क्लास है, ये पूरा हो गया, या अभी लंच हो गया, या अभी छुट्टी हो गई। इसके अलावा जब हमारे घर पे कोई बाहर से मेहमान आता है तो वो हमें कैसे मालूम चलता है भी? क्योंकि मेहमान है, वो हमारा दरवाज़ा है, वो खटखटाता है तो हमें पता चलता है कि बाहर कोई आया हुआ है। या अपन जो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, जैसे बांसुरी है, या हारमोनियम है, तबला है, ढोलक है, मंजीरा है, इनसे हमें जो आवाज़ सुनती है वो क्या है भी? ध्वनि है। क्या है भी? ध्वनि है। तो इस ध्वनि की ही बात करेंगे कि ध्वनि क्या है और ये ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। मनुष्य हैं, ये भी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो मनुष्यों में ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है और इस ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण कैसे होता है, इसकी बात करेंगे। और ये ध्वनि हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, इसकी बात करेंगे। और इस ध्वनि को हमारे कान हैं, ये कैसे सुनते हैं और ध्वनि कितने प्रकार की होती है, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ध्वनि है ये भी उत्पन्न कैसे होती है। ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? तो अपन चाहे विद्यालय की घंटी मान लो, चाहे हारमोनियम मान लो, तबला मान लो, ढोलक है, मंजीरा है, बांसुरी है, तो इसमें ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है अभी? ढोलक है, तबला है, या जो विद्यालय की घंटी है उस पर अपन जब हाथ से या कोई पदार्थ से चोट मारते हैं तब क्या है? ध्वनि उत्पन्न होती है। या बांसुरी है तो उसके अंदर अपन जब मुंह से फूंक मारते हैं, हवा मारते हैं, तो ध्वनि उत्पन्न होती है। जो हारमोनियम है उसमें अपन उस हारमोनियम के पर्दे के द्वारा उसमें हवा भरते हैं तो उससे आवाज़ उत्पन्न होती है। या अपने घर पे जो विभिन्न प्रकार के बर्तन हैं, ये जो हाथ से छूट जाते हैं तो ध्वनि करते हैं, आवाज़ उत्पन्न करते हैं, ये ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है, तो इसकी बात करते हैं। तो अपन जो विद्यालय की घंटी है उसकी बात करते हैं। विद्यालय की घंटी को आप बजा दो और बजाने के बाद में उस घंटी को छुओ आप, तो छुओगे तो कैसा अनुभव होगा कि वो ध्वनि है वो क्या जो घंटी है वो क्या कर रही है अभी? कंपन कर रही है, कंपन कर रही है। या घर में अपन जो बर्तन है वो हाथ से छूट जाए, ये थाली है वो अपने हाथ से छूट गई तो उस थाली को आप छुओगे तो वो कंपन करेगी। क्या करेगी भी? कंपन करेगी, जिससे क्या है भी? ध्वनि उत्पन्न होती है। और जैसे घंटी है वो कंपन कर रही है और उस पर अपन हाथ रख देंगे ना तो क्या है भी? वो कंपन बंद हो जाएंगे और कंपन बंद होने से क्या है भी? जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो भी बंद हो जाएगी। ऐसे अपन जो घर पे जो कोई बर्तन हाथ से छूट गया और ध्वनि कर रहा है उसको अपन हाथ से लगाएंगे तो हमें कंपनों का महसूस होगा, और जो हाथ लगाने से कंपन बंद हो जाएंगे तो क्या है भी? ध्वनि भी बंद हो जाएगी। इससे अपन जान सकते हैं कि जो कोई भी वस्तु में ध्वनि उत्पन्न हो रही है, आवाज़ उत्पन्न हो रही है, वो भी किससे उत्पन्न हो रही है भी? कंपनों के द्वारा हो रही है। किसके द्वारा हो रही है भी? कंपनों के द्वारा हो रही है। यानी कोई भी पदार्थ में जब कंपन होंगे तो उससे क्या है भी? ध्वनि उत्पन्न होगी। तो ध्वनि का जो मुख्य कारण है वो कंपन है। और कंपन क्या होते हैं कि भी कोई वस्तु है वो अपनी माध्य स्थिति से आगे पीछे या ऊपर नीचे जो गति करती है ना, वो क्या होती है भी? कंपन होते हैं। क्या होते हैं? कंपन। जैसे हाथ है ये भी स्थिर है, अब भी ऐसे ऐसे कर रहा है, ये क्या कर रहा है अभी? कंपन कर रहा है ना। क्यों कर रहा है अभी? क्योंकि इसकी माध्य स्थिति ये है, अभी ऊपर नीचे जा रहा है या आगे पीछे जा रहा है, तो क्या अभी इसमें कंपन हो रहे हैं? ऐसे करो तो कंपन हो रहे हैं ना। तो कोई भी जो वस्तु है वो अपनी माध्य स्थिति से या अपनी
जो स्थिर स्थिति से आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करता है उसे अपन क्या बोलते हैं भी, कंपन बोलते हैं। तो ध्वनि कंपनों के द्वारा उत्पन्न होती है। अब अपन बात करते हैं कि जो मनुष्य है हम ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं, क्योंकि अपन भी अपने विचारों को दूसरों को बताने के लिए, अपने कोई बात बताने के लिए या किसी को पुकारने के लिए, किसी को बुलाने के लिए ध्वनि या आवाज़ उत्पन्न करते हैं। तो मनुष्य में ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है भी, मनुष्य में ध्वनि उत्पन्न है वो कहाँ से होती है भी, जो वाक यंत्र है, वाक यंत्र या कंठ है, जिसे क्या बोलते हैं भी, लेरिंक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेरिंक्स से। अपन जब आवाज करते हैं, ध्वनि करते हैं, तो आप अपने जो कंठ है या गले है इस पे 2 अंगुलियां लगाएं और कोई ध्वनि या आवाज निकालिए। तो कंठ में क्या होते हैं भी, गले में क्या होते हैं, कंपन हो रहे हैं, और जब कंपन हो रहे हैं तब क्या भी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो जो अपनी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, आवाज उत्पन्न हो रही है, वो कहाँ हो रही है भी, कंठ या गले में जो वाक यंत्र होता है, वाक यंत्र होता है, इससे क्या है भी ध्वनि उत्पन्न होती है। और वाक यंत्र कहाँ होता है भी, जो अपने गले में श्वास नली है, गले में जो श्वास नली है उसके ऊपर क्या होते हैं भी, वाक तंतु लगे होते हैं। क्या होते हैं भी, वाक तंतु लगे होते हैं। और इन वाक तंतुओं के बीच में क्या है भी, एक पतली झिल्ली बनी हुई है। क्या बनी हुई है भी, पतली झिल्ली बनी हुई है। जब फेफड़ों से आवाज इन जो श्वास नली के ऊपर जो वाक तंतु है इनके बीच में जो झिल्ली है इनसे होकर गुजरेगी, तो इन वाक तंतुओं में क्या होगा भी, कंपन होगा। क्या होगा, कंपन होगा। और कंपन होने से क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो कंठ या वाक यंत्र या लेरिंक्स है, इसमें जो वाक तंतु है इनमें जब कंपन होगा तो हमारे कंठ या गले से क्या है भी, ध्वनि उत्पन्न होती है। और ये ध्वनि उत्पन्न होती है और इस ध्वनि को अपन शब्दों का रूप या वर्णों का रूप या किसी बात का रूप देते हैं, वो अपने मुंह के द्वारा देते हैं, जिह्वा के द्वारा, होठों के द्वारा, तालू के द्वारा, दांतों के द्वारा अपन शब्दों या वर्णों का रूप देते हैं। अब जो वाक तंतुओं के बीच में जो पतली झिल्ली बनी हुई है, इसकी चौड़ाई है या वाक तंतुओं की जो लंबाई है वो महिलाओं में, पुरुषों में, बच्चों में अलग अलग होती है। जैसे पुरुष है तो पुरुष के अंदर जो वाक तंतुओं की लंबाई है वो कितनी होती है भी, 35 mm की होती है, 35 मिलीमीटर होती है। और जो महिला है उनमें कितनी होती है भी, 15 mm होती है। और जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या है भी, 15 mm से भी कम होती है। अब जो वाक तंतुओं की लंबाई है, चौड़ाई है और इनके बीच में जो जगह है, इसके आधार पर पुरुषों की, महिलाओं की और बच्चों की आवाज़ क्या है भी, भिन्न भिन्न होती है। जो पुरुष है इनके वाक तंतु बड़े होने के कारण क्या है भी, 35 mm के होने के कारण पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है। और जो महिला है इनकी आवाज़ पतली क्यों होती है, क्योंकि इनके वाक तंतु है वो छोटे होते हैं, पतले होते हैं, 15 mm के होते हैं। और जो बच्चे हैं उनकी आवाज़ तो बहुत पतली होती है। क्यों, क्योंकि इनके वाक तंतु है वो बहुत छोटे और पतले होते हैं, इसके कारण। अब जो वाक तंतु है इनकी अपन लंबाई, चौड़ाई या जो इनकी दूरी है वो अपन अपनी मांसपेशियों के द्वारा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, खिंचाव के द्वारा। अब अपने खिंचाव के द्वारा अपन जब इनकी चौड़ाई या लंबाई कम कर देंगे, दूरी कम कर देंगे, तो अपनी आवाज़ चेंज भी हो जाती है। जैसे मैं सामान्य भाषा में बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ मोटी आ रही है, और जब मांसपेशियों के द्वारा मैं खिंचाव करके अपनी आवाज़ पतली भी कर सकता हूँ। जैसे अभी अपन पढ़ रहे हैं, ध्वनि का अध्ययन कर रहे हैं, तो पतली भी कर रहा हूँ और भी पतली कर सकता हूँ। अभी हम ध्वनि का अध्ययन कर रहे हैं तो अपन क्या है अभी इन मांसपेशियों के द्वारा इन वाक तंतुओं की आवाज़, वाक तंतुओं की लंबाई चौड़ाई कम करके अपना आवाज़ को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं कि ये जो ध्वनि है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचती है, यानी ध्वनि का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे होता है, इसकी बात करते हैं। तो ध्वनि का संचरण होने के लिए, यानी अपन जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हमें क्या चाहिए भी, कोई माध्यम चाहिए, कोई भी माध्यम चाहिए ना, उस माध्यम के द्वारा ही अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। जैसे या तो मैं मोटरसाइकिल है उसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाऊंगा, गाड़ियों के द्वारा, बस के द्वारा, साइकिल के द्वारा जाता हूँ। तो ऐसे ही जो कोई ध्वनि है वो यहाँ से उत्पन्न हो रही है, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इसको माध्यम की आवश्यकता हो सकती है ना।
तो ये माध्यम कौन सा हो सकता है अभी? एक माध्यम तो हो सकता है अभी जो ठोस माध्यम हो सकता है, और द्रव्य माध्यम हो सकता है, गैस या वायु माध्यम हो सकता है। तो ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव्य, गैस तीनों अवस्थाओं में होता है, ठीक है। लेकिन निर्वात यानी बिना वायु के, निर यानी नहीं और वात यानी वायु या हवा की अनुपस्थिति में ध्वनि का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं होगा। ठोस है, ठोस पदार्थों की बात करें अपन, जैसे ये बोर्ड की बात कर लें, बोर्ड के इस सिरे पर मैं ध्वनि कर रहा हूँ और इस सिरे पर जब मैं कान लगा के सुनूंगा तो क्या है अभी? ध्वनि सुनेगी, मेरे को ध्वनि सुनेगी। और कान नहीं लगाऊंगा तब भी मेरे को यहाँ सुन रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वायु के द्वारा इस ध्वनि का संचरण मेरे कान तक हो रहा है। या अपन कोई लकड़ी की बड़ी सी जो डंडी है वो ले ली, तो लकड़ी के उस डंडे के उस किनारे पर जब ध्वनि करूँगा और एक किनारे पे अपना कान लगाऊंगा तो वहाँ जो ध्वनि होगी वो मेरे को सुनेगी। यदि मंद सी धीरे से भी ध्वनि करूँगा तो वो मेरे को सुनेगी। इस प्रकार से अपन जो ठोस है उनमें प्रयोग कर सकते हैं कि ध्वनि का संचरण हो या रहा है या नहीं हो रहा है। इसी प्रकार द्रव्य में अपन बात करें तो भी द्रव्य का बड़ा सारा टब ले और उसके अंदर क्या है भी, एक हाथ से जो घंटी है, मंदिर में बजाने वाली घंटी है, वो पानी के अंदर डुबो लो और पानी के जो ऊपर सतह है, पृष्ठ है, उसके ऊपर अपना कान लगाओ और कान लगा के अंदर उस घंटी को बजाओ, तो वो घंटी की आवाज़ अपने को धीरे तो सुनेगी लेकिन सुनेगी। तो इसका मतलब क्या होता है अभी कि द्रव्य के अंदर भी ध्वनि का संचरण होता है। और गैस वायु की बात करें तो भी कोई भी ध्वनि अपने को दूर से सुनती है तो वो वायु माध्यम के द्वारा अपने कानों तक पहुंचती है और अपने कानों को सुनती है। जैसे चंद्रमा है, इसमें क्या है अभी वायु की अनुपस्थिति है, तो वहाँ एक दूसरे की आवाज़ अपन नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि वहाँ ध्वनि के संचरण के लिए कोई माध्यम नहीं है। क्या नहीं है अभी? माध्यम नहीं है। तो भी जो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठोस, द्रव्य, गैस तीनों में ध्वनि का संचरण होता है, लेकिन निर्वात में यानी वायु की अनुपस्थिति में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। अब इस ध्वनि को अपन सुनते कैसे हैं? ये ध्वनि हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है? भी ठोस, द्रव्य, गैस माध्यम के द्वारा पहुंचती है। अब कानों को कैसे सुनते हैं इसकी बात करते हैं। तो ये है मानवकरण की संरचना है। अब मानवकरण के द्वारा अपन कोई भी ध्वनि को सुनते हैं तो भी कोई भी यहाँ पे वस्तु है, कोई व्यक्ति है या कोई अन्य उपकरण है जिससे क्या है ध्वनि उत्पन्न हो रही है और ध्वनि है वो हमारे कान तक पहुंच रही है। तो जो कान का जो बाह्य जो हिस्सा है जो हमें बाहर दिखता है, इसे क्या बोलते हैं? भी कर्ण फलक बोलते हैं, जो कीप की आकृति का होता है, जो कीप की आकृति का होता है, जिसे क्या बोलते हैं? कर्ण फलक बोलते हैं। और इस कर्ण फलक से अंदर क्या जा रही है? अभी एक नली जा रही है। क्या जा रही है? नली जा रही है, जिससे होते हुए कोई ध्वनि है उसकी जो तरंग है वो कहाँ पहुंचती है? अभी अंदर जो एक पर्दे नुमा संरचना होती है, जिस प्रकार अपन कोई गिलास पे या किसी पात्र पर अपन रबर की जो एक परत है वो जमाते हैं ना, उसी प्रकार जो नली के लास्ट सिरे पर क्या है? एक पर्दे नुमा संरचना होती है। तो कोई भी ध्वनि तरंग है वो जाके उस पर्दे पर टकराती है, जिसे अपन कर्णपट बोलते हैं। ठीक है, इस कर्णपट पर जब ध्वनि तरंग टकराती है तो इस कर्णपट में क्या होता है? अभी कंपन होते हैं। क्या होते हैं? कंपन होते हैं। और कंपन होने से क्या होगा? अभी ध्वनि उत्पन्न होगी। क्या होगी? ध्वनि उत्पन्न होगी। और ये ध्वनि है ये क्या करेगी? भी ये जो अंतःकरण है, अंतःकरण को प्रेषित होगी, यानी कर्णपटा में जो कंपन हुए उसे ध्वनि उत्पन्न हुई, वो ध्वनि कहाँ जाएगी? भी अंतःकरण है वहां पे जाएगी। और इस अंतःकरण से क्या है? भी श्रवण तंत्रिका तंतु निकले होते हैं। श्रवण तंत्रिका तंतु निकले होते हैं जो कहाँ जाते हैं? मानव मस्तिष्क तक जाते हैं, मानव के दिमाग में जाते हैं। और श्रवण तंत्रिका तंतुओं के द्वारा ये ध्वनि कहाँ पहुँचती है? भी मस्तिष्क में पहुँचती है और अपन ध्वनि का या किसी आवाज का अपन अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से अपन कान के द्वारा जो ध्वनि है वो सुनते हैं। ठीक है, अब अपन ध्वनि के कुछ जो
गुण है उनकी बात करते हैं कि सभी ध्वनि, कोई ध्वनि पतली होती है, कोई मोटी होती है, कोई तीखी होती है, और क्या होती है भी कई ध्वनि है वो तीव्र होती है, उनकी बात करते हैं अपन। तो इसमें अपने जो कोई ध्वनि तीव्र है और कोई ध्वनि मंद है, कोई ध्वनि मोटी है, कोई ध्वनि पतली है, तो ये किन गुणों के कारण होती है इनकी बात करते हैं। तो इसमें अपन एक तो पढ़ेंगे आवर्तकाल, आवर्तकाल पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे आवर्ती, और एक पढ़ेंगे आयाम, एक पढ़ेंगे आयाम। तो आवर्तकाल क्या होता है अभी कि कोई भी वस्तु है या कोई भी जीव है वो ध्वनि उत्पन्न करता है। तो ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है अभी? कंपन होने से होती है। और कंपन क्या होता है अभी कि किसी भी वस्तु का आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करना क्या है अभी? कंपन है। क्या है? कंपन है। तो कंपन में क्या है अभी? उसमें माध्य स्थिति से कोई वस्तु इधर जाएगी और इधर जाएगी, ठीक है। अब इस गति को क्या बोलते हैं? दोलन गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी? दोलन गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोलन गति बोलते हैं। अब जैसे कोई संरचना है, इसको मैंने रस्सी की सहायता से यहां टांग दिया, ठीक है, टांग दिया। अब इस वस्तु को मैं धक्का दे रहा हूं तो ये वस्तु किधर जाएगी? एक बार तो इधर जाएगी, यहां आ गई, और फिर क्या वापस इधर जाएगी, फिर वापस इधर जाएगी और वापस इधर जाएगी। अब इसमें कंपन हो रहा है, कंपन हो रहा है, मतलब इधर जा रही है, ऐसे स्पीड से होगा, कंपन होगी। अब इसमें अभी क्या हो रहा है? अभी दोलन गति हो रही है। क्या हो रही है? अभी दोलन गति हो रही है। अब दोलन गति है, ये यहां से यहां तक जो गति कर रही है उसे क्या बोलते हैं? अभी एक आवर्त बोलते हैं, यानी एक आवर्त या एक दोलन गति कर रही है, ठीक है, एक दोलन गति कर रही है। अब जो एक आवर्त करने में या एक दोलन करने में जो टाइम लग रहा है उसे क्या बोलते हैं? अभी आवर्त काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त काल बोलते हैं, ठीक है। अब आवर्त काल से निकलेगा आवर्ती, ठीक है, यानी एक कंपन हो रहा है, एक दोलन हो रहा है, इसमें जो टाइम लग रहा है उसे आवर्त काल बोलते हैं। अब कोई भी वस्तु है या कोई भी ध्वनि है, उसमें एक सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं? कितने कंपन हो रहे हैं? यानी किसी वस्तु द्वारा एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या को क्या बोलते हैं? अभी आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्ती। और आवर्ती का मापन अपन कैसे करते हैं? अभी हर्ट्ज से करते हैं, हर्ट्ज से, HZ, हर्ट्ज से किसी आवर्ती का अपन मापन करते हैं। अब आवर्ती के बाद में अपन बात करते हैं आयाम की, आयाम की। तो आवर्ती किससे संबंधित है? कंपन से संबंधित है कि एक सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं, वो क्या है? आवर्ती। और आयाम क्या होगा कि ये कंपन कितनी तेज कर रहे हैं, कंपन कितनी तेज कर रहे हैं, यानी एक कंपन किया, दो कंपन किया, तीन कंपन किया, कोई वस्तु कंपन कर रही है। अब ये कंपन कितना तेज हो रहा है, ठीक है, यानी कंपन कितना तेज हो रहा है या इस कंपन से वस्तु कितनी विस्थापित हो रही है, वो क्या है? अभी आयाम होता है, ठीक है। कितनी वस्तु विस्थापित हो रही है एक कंपन से, वो क्या है? अभी ये आयाम है। क्या है? आयाम है। तो सभी वस्तुओं का आयाम क्या होता है? अभी अलग अलग होता है, ठीक है। तो एक वस्तु का कितना विस्थापित होना, ये क्या होता है? अभी आयाम होता है, ठीक है। तो अपन आवर्ती और आयाम की बात कर ली। अब ये आवर्ती और आयाम से जो ध्वनि के गुण है, कोई ध्वनि तीव्र है, कोई ध्वनि मंद है, इस पे निर्भर करता है। तो कोई ध्वनि है वो भी तेज है या मंद है, कोई ध्वनि तीव्र है या क्या है? मंद है, कोई ध्वनि मोटी है या भी पतली, इसका पता अपन आवर्ती या आयाम से लगाते हैं भी। तो यदि किसी ध्वनि का आयाम जितना अधिक होगा, किसी ध्वनि का आयाम जितना अधिक होगा तो वो ध्वनि उतनी ही तीव्र होगी, उतनी ही तेज होगी, यानी आयाम है। आयाम यदि अधिक होगा तो ध्वनि उतनी क्या होगी? भी प्रबल होगी।
ध्वनि प्रबल होगी, और जितना आयाम कम होगा उतनी ध्वनि क्या होगी भी दुर्बल होगी या अप्रबल होगी। तो जो तीव्र या मंद है, ध्वनि प्रबल है या दुर्बल है, ये किस पे निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। और कोई जो ध्वनि पतली है या मोटी है, ये किस पे करती है? आवृत्ति पर। यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति ज्यादा है तो वो क्या होगी? तीक्ष्ण या तीव्र या पतली होगी, और ध्वनि की आवृत्ति कम है तो वो क्या होगी भी? मोटी होगी। क्या होगी? मोटी होगी। तो अपन जैसे बात करते हैं महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की आवाज़ की बात करते हैं, तो महिलाओं की जो आवाज़ है वो क्या होती है भी? तीक्ष्ण, प्रबल, और क्या होती है भी? पतली होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनकी आवृत्ति क्या होती है भी? ज़्यादा होती है, आवृत्ति ज़्यादा होती है। और पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनकी आवृत्ति कम होती है। इसी प्रकार अपन बात करें तो ढोल नगाड़े हैं, उनकी जो आवाज़ है, ध्वनि है, वो क्या होती है? मोटी होती है। तो उसमें क्या होता है भी? जो आवृत्ति है और आयाम है वो क्या होता है भी? कम होता है। आवृत्ति और आयाम कम होता है। ऐसे जो चिड़िया वगैरह हैं, तो चिड़िया की आवाज़ तीक्ष्ण होती है और क्या होती है? प्रबल होती है ना। तो क्यों होता है? क्योंकि इनकी आयाम और आवृत्ति उच्च होती है। और जो शेर वगैरह हैं, शेर की जो दहाड़ है वो क्या होती है भी? मोटी होती है, और क्या होती है भी? तेज होती है। तो इसमें क्या होती है कि उनकी आवृत्ति तो कम होती है, शेर की दाढ़ी की आवृत्ति कम होती है, लेकिन आयाम क्या होता है भी? उच्च होता है। इसका आयाम उच्च होता है। तो इस प्रकार से ध्वनि की अपन आवर्तकाल, आवृत्ति और आयाम की बात कर ली। अब अपन बात करते हैं ध्वनि की प्रबलता और तारतम्य की बात करते हैं। ध्वनि की प्रबलता और तारतम्य क्या होता है, इसकी बात करते हैं। तो ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की जो प्रबलता है वो क्या होती है भी? ध्वनि के आयाम के समानुपाती होती है, लेकिन आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या होती है? आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। अर्थात यदि ध्वनि का यदि आयाम क्या होगा भी? दुगुना होगा, तो क्या प्रबलता क्या होगी? 4 गुनी होगी। इसी प्रकार जो ध्वनि की तारतम्य है, तारतम्य क्या होता है भी? ध्वनि की जो आवृत्ति है उसके समानुपाती होता है। अर्थात आवृत्ति जितनी अधिक होगी, ध्वनि का तारतम्य भी उतना अधिक होगा। ध्वनि उतनी ही तीक्ष्ण होगी, उतनी ही तेज होगी, उतनी ही पतली होगी। और जो प्रबलता है वो आयाम के क्या होती है भी? वर्ग के समानुपाती होती है। यदि आयाम 2 होगा तो प्रबलता क्या होगी भी? 4 होगी, और ये 8 होगी तो ये क्या होगा भी? 16 होगा, है ना। इस प्रकार से तो जो प्रबलता है ये आयाम के वर्ग के समानुपाती, और तारतम्य भी आवृत्ति के समानुपाती होता है। अब अपन बात करते हैं सर्वे और असर्वे ध्वनि की बात करते हैं। सर्वे और असर्वे की बात करते हैं। तो सर्वे ध्वनि और असर्वे ध्वनि, तो जो मनुष्य है वो क्या करता है भी? ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज यानी आवृत्ति, 20 हर्ट्ज आवृत्ति से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक की ध्वनि सुन सकता है। ये ध्वनि क्या होती है भी? ये ध्वनि सर्वे ध्वनि होती है। क्या होती है? सर्वे ध्वनि होती है। 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि है, सर्वे ध्वनि होती है। और इससे कम, 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि क्या होती है भी? असर्वे ध्वनि होती है। क्या होती है? असर्वे ध्वनि। तो 20 से कम है इससे बोलते हैं अवसर्वे ध्वनि, और जो ज्यादा है उसे क्या बोलते हैं भी? अपसर्वे ध्वनि। क्या बोलते हैं? अपसर्वे ध्वनि बोलते हैं, जिसको अपन सुन नहीं सकते। तो जो सर्वे ध्वनि का मान कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का होता है। जो इससे ज्यादा की ध्वनि है वो क्या है भी? जैसे कुत्ते हैं ना, ये सुन सकते हैं, ठीक है, कुत्ते सुन सकते हैं, और अपने ओनली 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। अब अपन बात करते हैं शोर और संगीत की बात करते हैं। शोर और संगीत की बात करते हैं। अब जो ध्वनि है, अपन ध्वनि की प्रबलता की बात की थी ना,
कि ध्वनि की प्रबलता है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो प्रबलता के द्वारा ही तो ध्वनि है वो कितनी तेज है, कितनी मोटी है, इसका अपन ज्ञान लगाते हैं। और प्रबलता को अपन डेसिबल से मापते हैं। प्रबलता को डेसिबल से dB डेसिबल से अपन मापते हैं। ठीक है, डेसिबल क्या है अभी प्रबलता का मात्रक है। तो जो 0 से लेकर 80 डेसिबल की जो ध्वनि है वो क्या है अभी अच्छी ध्वनि होती है, जिसको अपन आसानी से अपन सुन सकते हैं। और जो 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि होगी वो क्या है अभी अपन आसानी से सुन नहीं सकेंगे, वो अपने मन को भाएंगे नहीं, यानी अपने को अपना स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब जो शोर की बात करें कि कोई भी ध्वनि है, जैसे मार्केट में जो गाड़ियों की आवाज़ है या डीजे की आवाज़ है या क्लासरूम में जो बच्चों की एक्स्ट्रा आवाज़ है वो उससे क्या है अपने को कानों को सुहाती नहीं है ना, तो वो ध्वनि क्या कहलाती है अभी शोर कहलाती है। यानी जो ध्वनि अपने कानों को अच्छी नहीं लगती है, सुहाती नहीं है, वो क्या होती है अभी शोर होती है। और संगीत क्या होता है कि जो मंद मंद आवाज़ में अपने कानों को सुहाता है, अपने कानों को आनंदित करता है, वो क्या होता है अभी संगीत होता है। अब अपन ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। यदि ध्वनि की प्रबलता 80 डेसिबल से अधिक हो जाए, ध्वनि की प्रबलता क्या हो जाए अभी 80 डेसिबल से अधिक हो जाए, तो वो ध्वनि क्या कहलाएगी, ध्वनि प्रदूषण कहलाएगी। 0 से 80 डेसिबल की ध्वनि कौन कौन सी, ये बात करते हैं जो अपने सामान्य श्वास लेते हैं। तो सामान्य श्वास ले रहे हैं उस ध्वनि का मान कितना होता है अभी 10 डेसिबल होता है। कितना 10 डेसिबल होता है। और जो अपने क्लासरूम में मंद फुसफुसाहट के रूप में बात करते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं, वो होती है 30 डेसिबल की ध्वनि। और अपन सामान्य बातचीत करते हैं किसी से, वो ध्वनि होती है 60 डेसिबल की। और जो अपने बाज़ारों में मार्केट में जो विभिन्न यातायात चलते हैं उनकी ध्वनि होती है 70 डेसिबल। और जो फैक्ट्री है या अन्य जो रेलगाड़ी वगैरह हैं उनकी ध्वनि कितनी होती है 80 डेसिबल होती है। अब 80 डेसिबल से जो अधिक प्रबल तो ध्वनि है वो क्या कहलाती है अभी शोर कहलाती है, और जो हमारे कानों के लिए कष्टदायक होती है। ठीक है, अब जो ध्वनि प्रदूषण है इसकी बात करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण से क्या होगा अभी कि अपना जो अनिद्रा की शिकायत हो जाएगी, अति तनाव हो जाएगा, चिंता से ग्रस्त हो जाएंगे, और विभिन्न प्रकार के जो कान से संबंधित जो है, कान में दर्द होना है या कम सुनना है, बहरापन होना है, ये अपने क्या हो जाएगा अभी रोग हो जाएंगे इस प्रकार से। तो अब ध्वनि प्रदूषण को अपन कम कैसे कर सकते हैं अभी, इससे क्या है जो विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं वो अपने को अपने घरों से या गाँव से दूर लगानी चाहिए। और जो विभिन्न प्रकार के जो यातायात हैं उनकी आवाज़ कम करने के लिए उसमें क्या है अभी साइलेंसरों का उपयोग करना चाहिए। जैसे मोटरसाइकिल है ना, उसमें साइलेंसर होता है, वो क्यों लगा होता है मोटरसाइकिल की इंजन की आवाज़ कम करने के लिए। यदि साइलेंसर खराब हो जाता है ना तो उस ध्वनि आती है, तो साइलेंसरों का उपयोग करना चाहिए। और बहुत सारे अपने को पेड़ पौधे लगाने चाहिए सड़कों के आसपास में, घरों में, जिससे क्या अभी ध्वनि प्रदूषण है वो कम होगा। इस प्रकार से अपने पाठ पढ़ लिया और इसमें अपने बात की है।